बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। एक बड़ी पुरानी कहावत है साहब। जब कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, एग्जिट पोल भी कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे, तब हरियाणा ने एक ऐसा मोती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दिया है, जिससे उनका आत्मविश्वास जो है वो फिर से बढ़ा है। और शाम को जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, तो हरियाणा के प्रति जो उनकी विनम्रता थी, जो कृतज्ञता थी, वो देखने लायक थी। हरियाणा ने एक्चुअल में वो किया है जो 1966 में इसके निर्माण के बाद से कभी नहीं हुआ। अब आप जरा याद करिए, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल, लालों के नाम से ये हरियाणा जाना जाता था। उन्होंने भी ये कभी करिश्मा नहीं किया, निरंतरता में तीसरी बार सरकार बनाने का। ये पहली बार हिस्ट्री क्रिएट हुई है। ये ऐसे समय पर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा ने एक संबल दिया है, एक शक्ति दी है, जब उसे इसकी सर्वाधिक आवश्यकता अनुभव हो रही थी, महसूस हो रही थी। और इसके संदेश और संकेत क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सीधे जुड़ लेते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं, जिनका घूमता आईना चैनल, आप जरूर वहां संपर्क करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, उनको सुनिए। सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम जी के साथ। अनुपम जी, बहुत नमस्कार सर। स्वागत। नमस्कार नमस्कार अनुपम जी। आज जो हरियाणा के नतीजे आए हैं और जम्मू कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले हरियाणा के नतीजों का संदेश क्या मानते हैं आप, जिनके बारे में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये जो नतीजों के संदेश हैं, ये बहुत दूर दूर तक जाएंगे। उनका इशारा कहीं महाराष्ट्र, झारखंड और उसके बाद आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तरफ तो नहीं है। आप क्या समझते हैं, इन नतीजों का संदेश क्या है? नहीं सिर्फ ये 3 चुनाव का ही नहीं, जो एक बात कह रहे थे कि साहब मोदी जी की अपील खत्म हुई, डबल इंजन फेल कर गया, तो वो सारी चीजें पलट गई ना सर के ऊपर। आप देखें, एक ठीक है, महाराष्ट्र पे तो डेफिनेटली असर आएगा, दिल्ली पे डेफिनेटली असर आएगा, झारखंड पे भी असर आएगा, क्योंकि एक नैरेटिव शुरू हो गया। बात समझे, अगर आप सीधे सीधे हरियाणा जीत जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बात यह हुई कि साहब मीडिया ने बताया कि साहब हरियाणा में वाइप आउट हो रही बीजेपी, एग्जिट पोल ने बताया प्रचंड बहुमत कांग्रेस को, कांग्रेस में पटका पटकी शुरू हो गई। हुड्डा कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री, शैलजा कह रही मैं मुख्यमंत्री, सुरजेवाला कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री। अब हाहाकार बन गया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज सवेरे मैं देख रहा था कि हुड्डा साहब बयान दे रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन करेगा, ये बनेगा ये तो गांधी परिवार तय करेगा। वो मुख्यमंत्री का चुनाव शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे एडवर्स हालात में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भाई इन सब की महत्व इसमें मैं समझता हूं कि साहब विप्लव देव का बड़ा उनका रोल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का रोल रहा है, और जिस तरह अमित शाह ने तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वहां खड़ा किया, साम दाम दंड भेद, वो भी रोल रहा है। नायब सिंह सैनी को मैं मान रहा हूं कि एक तो पिछले वर्ष से आते हैं, तमाम नए नए मुख्यमंत्री बनाए लोगों ने, भाजपा ने राजस्थान में शर्मा जी को बनाया, यहाँ पे मोहन यादव को बनाया, मध्य प्रदेश में वहां पे पहले आपने फडणवीस को बनाया था, इसी तरह सैनी को बनाया और बड़े नाजुक मोड़ पे बनाया। लेकिन सैनी अब अग्नि परीक्षा से गुजर गए, मेरा मालूम है। बहुत बड़ी बात है साहब, जिस स्टेट में आज तक कभी तीसरी बार सत्ता में ना आई हो कोई पार्टी, कोई चौधरी, कोई जाट, कोई ना जीता हो, वहां पे साहब अगर नायब सिंह सैनी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये, तो नायब सिंह सैनी खास तौर से चूंकि पिछले वर्ष से आते हैं और जब से शिवराज सिंह चौहान केंद्र में गए हैं, तो राज्य स्तर पे एक बड़ा ओबीसी लीडर मैं समझता हूं इनके हाथ में लग रहा है, अगर वो ठीक से इसमें प्रोग्रेस करते हैं अपने आप को। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि हमेशा हम लोग आप ही के चैनल पे बात करते थे कि अगर भाई आप जाट वोट पे बहुत ज्यादा जोर डालेंगे कांग्रेस, तो फिर विपरीत ध्रुवीकरण भी होगा।
जब मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ 70 साल, तो अब हिंदू वोट भी पोलराइज होने लगा। तो होना ही ऐसा। ब्राह्मण मनोहर लोहिया 60 के दशक में कहते थे कि मुसलमान अगर एक होकर वोट डालेगा तो फिर उसको उस दिन नहीं रोना चाहिए जब हिंदू भी एक होकर वोट डालने लगे, और वही हुआ। तो सब आप जाट जाट जाट, एक तो हुड्डा, ऊपर से ये क्या नाम है विनेश फोगट, जाट अस्मिता, जाट बच्ची, जाट बच्चे, जाट पहलवान, इतना जाट जाट आपने कर दिया साहब कि जाट को छोड़ के मुझे लगता है पूरा हरियाणा एक हो गया, पूरा हरियाणा एक हो गया। और मजेदार बात यह कि साहब जाटलैंड में भी भारतीय जनता पार्टी बुरा नहीं किया। देखिए जाटलैंड आपको दो जगह नजर आता है, बागल बेल्ट नजर आता है जहां पे 21 सीटें जाटों की, 4 सीट पिछली बार जीते, इस बार भी 4 सीट जीती, यानी रिटेन कर लिया। दूसरा देशवाल, देशवाल में आपने देखा 14 सीटें हैं, 14 सीट में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट जीती, इस बार 4 कर ली। उन्होंने जाट बेल्ट में भी अपनी पकड़ बढ़ाई। फिर अहिरवाल देखें, वो अहिरों का नाम आते ही लगता है कि साहब अगर जिन्होंने यूपी और बिहार की राजनीति देखी है तो एकदम एंटी बीजेपी लगते हैं, लेकिन वहां पे भी उनको कहीं ना कहीं जाटों के खिलाफ सब एक हो गए। पता चला अहिरवाल बेल्ट में आप 11 में से 10 सीट निकाल ले गए। साउथ हरियाणा जो गुर्जरों के लिए जानी जाती है, वहां पे 9 में से 7 सीट निकाल ले गए। मेवात एक ऐसा जगह है जहां पे पूरा 3 सीटें हैं, और 3 की सीट जो ये एकदम मुस्लिम बाहुल्य सीटें, नूह, पुरहाना और फिरोजपुर झिरका। तो ये तीनों की तीनों सीटें ना आपके हाथ कभी लगी ना इस बार लगी, और मतलब इन तीनों सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट भी दिया, पर सबकी जमानत जब्त हो गई। एक ये भी मैसेज है कि आप सर पटक लें, आपको मुस्लिम वोट नहीं मिलना, आप सर पटक लें, आपको मुस्लिम वोट नहीं मिलना। लेकिन ये एक रिवर्स पोलराइजेशन भी नजर आया, और कहीं ना कहीं जाट वोट भी पिछली बार से ज्यादा मिलता नजर आया। मजेदार बात यह, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि देशवाल और बागल बेट के जो रिजल्ट्स बताते हैं कि जाट वोट भी आपको ज्यादा मिलते नजर आया। कांग्रेस की एरोगेंस उनको खा गई, सबके सब अपने आप को मुख्यमंत्री बना रहे थे। हालांकि एरोगेंस देखिए, अब मैं कहता हूँ खट्टर साहब की भी एरोगेंस नजर आती है। खट्टर साहब हिसार में सभा कर रहे थे, एक बच्चा घुसाया, उसने कहा भाजपा हरियाणा में जीत जाएगी लेकिन हिसार में हार जाएगी। खट्टर साहब ने उसको सभा से बाहर फेंकवा दिया। हुआ है, भाजपा हरियाणा में जीत गई, हिसार में तीसरे नंबर पे, सावित्री ने 3rd नंबर पे आई, सावित्री नंदल जीत गई। तो उनके बाद माना जाता खट्टर साहब, अच्छा एरोगेंस वाली बात भी नहीं, उनके अंदर वही पुराने एक टीचर वाला एक वो है कि साहब जो कहे वो करो, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। और जब वही जबकि आपको देखे नायब सिंह सैनी बड़े मिलनसार हैं, सबको मिलते जुलते हैं, उनका एक अलग अंदाज है। तो दैट वे मुझे लगता है कि जो शिवराज सिंह चौहान जब से केंद्र में चले गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य स्तर पे एक पिछड़े वर्ग के बड़े कद्दावर नेता की जो एक कमी है, अगर ठीक से नायब सिंह सैनी अपने पत्ते खेलेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि ये उस कमी को पूरा कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार 90 सीट लड़ी थी और 4%, 4.25% वोट पाया, तो इस बार 37 सीट पे उन्होंने 1.8% वोट पाया। लेकिन उन्होंने अभय चौटाला का इज्जत बचा ली, क्योंकि पिछली बार 2.4 वोट पाए थे, वो 2.4%, इस बार 4.5 भी हो गया, 2 सीट भी रह गई, वरना तो इनका हाल दुष्यंत चौटाला जैसा होता। दुष्यंत चौटाला पिछली बार 10 सीट पाए थे, डिप्टी सीएम हुए थे, बड़ी बड़ी बातें होती, सरकार चलाते थे, सरकार गिराते थे, बीजेपी को छोड़ के अलग हो गए, दुनियादारी। और इस बार उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से इंपोर्ट करके चंद्रशेखर रावण से समझौता भी कर लिया। आजाद समाज पार्टी जो 70 सीट लड़े, 70 सीट मिलाकर दुष्यंत चौटाला को 1% वोट भी नहीं मिला। खुद दुष्यंत चौटाला अपनी सीट पे 5वें नंबर पे। इतना बुरी गति तो किसी की नहीं हुई साहब, और इससे बुरी गति अगर किसी हुई तो चंद्रशेखर रावण की हुई, जो कि 20 सीट लड़े थे, और जहां चुनाव आयोग ने हर पार्टी का वोट दिया है, किसने कितना पाया, उन्होंने चंद्रशेखर रावण का वोट भी नहीं बताया, शायद 3 फिगर में भी नहीं पहुंचे। यहां तक इनका अरविंद केजरीवाल का बात है, जो कि उनका होम स्टेट है, जहां से वो आते हैं, उनका राज्य, उनका घर है, और वो साहब कह रहे हैं कि ये चुनाव मेरी ईमानदारी पे होगा। तो उनकी ईमानदारी पर उनको 1.8 वोट मिला, 1.5% नोटा वोट मिला। तो नोटा से के आसपास अरविंद केजरीवाल हमेशा रहते हैं, तो उनको वो उतना ही मिला। तो माना जाता है कि उनके घर वालों को उनकी ईमानदारी के बारे में पूरा ज्ञान है, और इसी के चलते उनको एक बार 2014 में ½ % मिला था, 2019 में 1% मिला, इस बार 1.8% मिला। अगर इसी तरह वो बढ़ते गए तो 25-50 साल में मेरे ख्याल से 10% वोट तक पहुंच जाएंगे। ओंकार जी। और साहब 3 चुनाव नतीजे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। एक तो अभय सिंह चौटाला हार गए और एलनाबाद से 10-12 हजार से हारे। नंबर 2 भजन लाल के पोते आदमपुर से हार गए, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे। और नंबर 3 चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो छोटू राम के नाती थे, उनके पूर्व आईएएस बेटे, जो सांसद चुने गए थे हिसार से 2019 में, और 2024 से पहले कांग्रेस में वापस लौट गए थे, वो ऊंचाना कला से हार गए। सर यानी इसमें कि चौथा नाम भी जोड़ लें सर।
वो बड़े किसान नेता राकेश टिकैत के जो समकक्ष वहां खड़े रहते थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो जितने बड़े नेता राकेश टिकैत साबित हुए कि 2 चुनाव लड़े, दोनों में जमानत जब्त, उनके गांव में भी वो भाजपा जीत जाती है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार को फार्म बिल्स वापस लेने पे मजबूर कर दिया है, वो भी बहुत बड़ा नेता हो, चुनाव लड़ गए, 1170 वोट मिला साहब उनको, 1200 वोट भी नहीं मिला, उनका नाम भी सूची में शामिल कर दिया। जी जी कर लेते हैं, लेकिन मैं 3 ऐसे खानदानों की बात कर रहा था जिन्होंने इस प्रदेश पर राज किया है। छोटू राम जो हैं वो तो संयुक्त पंजाब के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हुआ करते थे। उनके नाती यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बुरी तरह से हारे ऊंचाना कला में। भजन लाल जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पोते हार गए। और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे यानी देवीलाल के पोते अभय सिंह चौटाला भी बुरी तरह हार गए, और वो भी एलनाबाद में। ये एक तरीके से लालों का और जो परंपरागत खानदान है उनका बैंड बज गया है, क्योंकि हुड्डा निश्चित रूप से जीते हैं, लेकिन हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस भी बहुत बुरी तरीके से परास्त हो गई है। सब मेरा मानना है कि ये लड़ाई इस कदर जाट और एंटी जाट की हो गई थी कि जितना जाट कंसोलिडेट हुआ वो हुड्डा के पीछे कंसोलिडेट हो गया। तो उसके बाद फिर भजन लाल हो, चौटाला हो, जो भी हो, सब इस रौ में बह गए। इतने जाट, जितने जो जाट आपको नजर आए, कुछ तो भाजपा के साथ चले गए, जैसा कि मैंने अभी बताया देशवाल वगैरह में देखे उनकी सीट डबल हो गई, तो कुछ तो भाजपा के साथ चले गए। और जो ज्यादातर जाट थे वो हुड्डा के पीछे इस तरह खड़े हो गए कि साहब फिर वो चौटाला, भजन लाल, सबके परिवार और सबके वंशज एकदम गायब होते हुए नजर आए। तो मैं मानता हूं कि इन्होंने 2 काम किए कि पहली बात तो ये कि जाट अस्मिता के सवाल को इतना बड़ा बना दिया कांग्रेस ने कि ज्यादा से ज्यादा जाट इनके साथ जुड़ गया, और इसके चलते बाकी जितने जाट नेता थे, वो जाट खानदान थे, जो जाट वंशवादी राजनीति के जितने प्रोडक्ट थे, सब हार बैठे थे कि आप साहब दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पे हैं अपनी सीट पे। तो ये इन सब का हाल बुरा हो गया। दूसरा ये हुआ कि साहब एक तरह तो इसकी वजह से इन लोग का हाल बुरा हुआ, दूसरे हुआ कि आपने इतना जाट जाट किया कि एंटी जाट एक पोलराइजेशन होगा, जिसका जिक्र हम और आप अक्सर इस प्रोग्राम में करते रहे हैं, और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उतना वोट पा लिया कि अब मतलब इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। हालांकि देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 1% वोट से भी कम का अंतर है, 1% वोट से भी कम का अंतर है। लेकिन हुआ क्या, इतना वोट जो कांग्रेस को मिला वो लिमिटेड सीट्स पे मिला, जाटों की उन सीट से मिला जहां कांग्रेस जीती, बम्पर जीती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी मीटिंग करके चूंकि एक एंटी पोलराइजेशन करा रही थी, तो उसका वोट पूरे प्रदेश में ज्यादा सीटों पर बिखर गया। तो यानी 1% वोट से, यानी 1% से भी कम वोट से जीती, लेकिन सीटों में इतना अंतर आ गया उनका से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री शाम को भाजपा मुख्यालय में थे, और जाहिर है दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में थे, तो इसका एक मतलब भी हुआ करता है। जब किसी राज्य में विशेष जीत मिलती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है, तो प्रधानमंत्री वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कुछ बातें कही हैं साहब। उन्होंने कहा है कि ये सत्य और विकास की जीत है। इसका मतलब ये है कि ये झूठ की हार है। दूसरे उन्होंने कहा है कि झूठ पर विकास भारी पड़ा। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के भीतर भी, कांग्रेस उनकी कठपुतली बनी हुई है, कुछ और भी उनकी कठपुतली बने हुए हैं, और ये लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, आग लगा देना चाहते हैं। थर्डली उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस जातियों को आपस में भिड़ाने की गंदी राजनीति इस समय खेल रही है। वो गरीबों को आपस में भिड़ा देना चाहती है, जातिवाद का जहर पूरे देश में फैला देना चाहती है। और उनका ये भी कहना था कि दलितों पर और पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। रोटी, पानी और मकान तक से इस वर्ग को कांग्रेस ने वंचित रखा।
कभी इस पार्टी ने किसी दलित को, किसी पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये इस वर्ग से नफरत करते हैं। जब सर्वोच्च पदों पर ये पहुंचे, यानी ओबीसी प्रधानमंत्री बना, दलित राष्ट्रपति बना, आदिवासी राष्ट्रपति बना, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने जड़ों पर प्रहार किया है कांग्रेस की। यह बिल्कुल किया है साहब, वो जमाने से ये बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बातें कही और तभी कहीं ना कहीं ये रिजल्ट भी आया है। आप देखिए, वो लगातार इस बात को आपको समझा रहे थे कि कांग्रेस में क्या होता है। वो जिस तरह लालू के जंगल राज की याद दिलाई जाती है बिहार में, उसी तरह हुड्डा के एंटी दलित राज की याद दिलाई जाती है। हुड्डा के राज में किस तरह दलितों पे अत्याचार हुआ, और एक चीज और, खाप पंचायतों को लेके भी बड़े गजब गजब के जजमेंट आए साहब। और मतलब आपको मालूम है कि खाप पंचायतों ने एकदम बड़ा ही जिसे कहना चाहिए बड़ा हिंसक फैसले दिए, और हुड्डा ने उनको भी डिफेंड किया। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को फिर से याद दिलाने में सफल रही, और उनको बताने में सफल रही कि साहब, जिस सरकार को आप लाना चाह रहे हैं या फिर जो सरकार आना चाह रही है, उसमें क्या हुआ। देखिए साहब, बहुत बड़ी बात होती है ओंकार सर, मतलब गुजरात को छोड़ के कहीं और पे मतलब 15 साल एक ही सरकार रह जाए, कोई छोटी बात नहीं है साहब। एक गुजरात छोड़ दिए, उधर वेस्ट बंगाल छोड़ दी, तो 15 साल एक ही सरकार रह जाना कोई। और हरियाणा में तो साहब रिकॉर्ड बन गया साहब, कोई लाल, कोई जाट, कोई पार्टी ये काम नहीं कर पाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सैनी के डबल इंजन सरकार ने कर दिया। और भी मैं अमित शाह की इसमें बड़ी अच्छी रणनीति रही साहब। तमाम आपको ऐसे लोग खड़े नजर आए, जिसे कहना चाहिए इंडिपेंडेंट, जिसको मैं साम दाम दंड भेद मानता हूँ, और कई जगह पे कम मार्जिन से भी जीत रही। धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत मेहनत की, विप्लव देव ने बहुत मेहनत की। आपने देखा कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने आके वहां बड़ी तकरीरें की, और हमारे योगी बाबा तो एकदम ब्रांड ही हैं साहब, वहां जाते हैं उनको तो साहब सुनने के लिए भीड़ लग जाती है। एक आपकी इजाजत से प्रधानमंत्री की इसी बात से जोड़ के मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ साहब। जी। प्रधानमंत्री उधर ये बात कह रहे हैं जीत के बाद, और जीत के पहले योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा दिलचस्प बयान आया। आज मैंने अपने चैनल घूमता आईना पे इस पे पूरा शो किया है। वो कहते हैं कि साहब, हमारा हिंदू धर्म स्पष्ट कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन साहब ये धर्म हिंसा तथैच कौन बताएगा। यानी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा पूरी तरह जस्टिफाइड है, और हमारे धर्म पे जो हमला करेगा, हम उसके साथ हिंसा करने के लिए हमारे शास्त्र, वो कहते हैं हमारे शास्त्र हमको कहते हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि एक तबका हमारे देवी देवताओं को तोड़ना, हमारी महापुरुषों को गाली देना, अपमानजनक टिप्पणी करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार, पैदाइशी हक समझता है। मैं उनको बता दूंगा, सबको ठीक कर दूंगा, छोड़ूंगा किसी के। तो साहब, मैं मानता हूं कि 77 साल के भारत में मुझे एक नेता, सर अगर मैं मिस कर रहा हूं तो प्लीज आप बताइए, क्योंकि अपने चैनल में मैंने ये चैलेंज किया, मुझे तो साहब याद ही नहीं आता कोई एक नेता, बड़ा नेता रोगी के कद का, जिसने ये कहा हो कि अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी आवश्यक है, और जो हमारी मूर्तियों को तोड़ेगा, जो हमारे महापुरुषों को गाली देगा, उसको उल्टा टांग के ठीक कर देंगे। आपको याद पड़ता है सर, 77 साल में किसी ने ये बात कही है? बिल्कुल नहीं कही है, और ये योगी ही कह सकते हैं। और योगी ने जब अगस्त या सितंबर में ये बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद आप देखिए कि महाराष्ट्र के ठाणे में फिर दूसरे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको रिपीट किया। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो विरोधियों की महफिलें सजेंगी। फिर और मोहन भागवत ने किया, मोहन भागवत ने कहा, तो मोहन भागवत ने कहा जमाने कि बाद इनको हिंदू राष्ट्र याद आया। बिल्कुल। तो ये इससे ऐसा नहीं और सर लगता आज है योगी कि योगी योगी क्या कहते हैं, कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का आह्वान हमारे शास्त्र करते हैं। क्या खूब बात की खूबसूरती है क्या सर? ऐसा नहीं लगता है कि अब इनकी भी समझ में आ गया है कि साहब सीधे सीधे संदेश दे दीजिए। जो चूक अब तक ये करते रहे हैं पिछले 10 साल में, अब उस चूक को दोहराना नहीं चाहते, उस गलती को दोहराना नहीं चाहते। कश्मीर के चुनाव देख लीजिए साहब, कश्मीर में आपका एकदम सुपड़ा साफ हो गया, एकदम सुपड़ा साफ हो गया। इतना आपने 370 में क्या नहीं किया आपने। अच्छा देखें सर, मैं आपको बताऊं, अभी मैं 2023 के टैक्स रिटर्न्स देख रहा था, आपको सुन के आश्चर्य होगा सर।
कि कश्मीर जो है वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा संपन्न है, बिहार से ज्यादा संपन्न है, आसाम से ज्यादा संपन्न है, यहां तक कि झारखंड से ज्यादा संपन्न है। लेकिन साहब उसका जो टैक्स आता है वो केवल 0.2 दशमलव मतलब 0.2% वो टैक्स देते हैं। लेकिन भारत सरकार एक आम भारतीय पे, एक आम इंडियन पे, ओंकार जी पे, अनुपम मिश्रा पे जितना पैसा खर्च करती है उसका 13 गुना पैसा कश्मीर पे खर्च करती है। और उसके बाद उन्होंने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। आपने मेवात रीजन की तीनों सीट से आपने उनका संदेश देख लिया। और देखें मेरे पास साहब एक डिटेल ये भी है, मैंने आज निकाला था कि साहब जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, जहां जो हिंदू डोमिनेटेड सीट्स हैं, वहां पे कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर जम्मू कश्मीर में 29% वोट मिला है हिंदू डोमिनेटेड सीट्स पे। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहां भाजपा को 4% वोट मिला है, 4%। तो हर जगह से सब, आपने यूपी से चला गया फैसला, पूरे आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जगह जगह से फैसला आ गया, कश्मीर से आ गया, हरियाणा से आ गया, मेवात रीजन से आ गया। तो नजरिया एकदम बात साफ है। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको तमाम देशों में साहब जाना पड़ता है। और अभी आपने देखा कि उन्होंने यूएई से कितने बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कराया, वो मुस्लिम देशों से तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। वो भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने डेफिनेटली एक भाषा बोल के एक सिस्टम तय कर दिया है कि साहब सच क्या है। और वो बोलने वाले वो मैं समझता हूं भारत के पहले नेता बने हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं, दर्शकों के सामने रखता हूं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 32 सीटों पर लड़ी। इनमें से अधिकांश सीटें जम्मू संभाग की हैं, जम्मू क्षेत्र की हैं, और ऊपर घाटी में अधिकांश सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी। इन 32 में से कांग्रेस 26 पर हार गई। और जो 6 कैंडिडेट उसके एमएलए बने हैं उनके नाम दर्शक ध्यान से सुने। अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सईद, राजौरी से इफ्तिकार अहमद, वाजुरा से अफरान हफीज लोन, बांदीपुरा से निजामुद्दीन भट्ट, सेंट्रल सॉल्टैंग से तारिक हमीद कारा और डूरू से मोहम्मद अहमद मीर। यानी इन 6 में एक भी हिंदू नहीं है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जीते हैं या एमएलए जीते हैं 41, उनमें से केवल 2 हिंदू हैं साहब। एक रामबन से अर्जुन सिंह राजू और नौशेरा से सुरेंद्र कुमार चौधरी। इसका मतलब ये है 39 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्लिम चुने गए हैं और 6 कांग्रेस के चुने गए हैं। यानी 45 एमएलए इन दोनों पार्टियों के केवल मुस्लिम चुने गए हैं और 2 एमएलए हिंदू इनके चुने गए हैं। ये साफ साफ नहीं बता रहा है अनुपम जी कि कांग्रेस का पूरी तरीके से मुस्लिमकरण हो गया है और ये हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में जो है प्रतिष्ठापित हो चुकी है। आप ही वाली बात सर मैंने आज दूसरे तरीके से कही। मैंने कहा कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, 6 सीटें में से वो 5 कश्मीर वैली में जीती है। ये अच्छी बात है कि जम्मू में उसको पैर रखने की जगह नहीं मिली। जम्मू में राजौरी में सिर्फ 1 सीट जीती है और वहां पे भी उनका मुस्लिम कैंडिडेट जीता है। तो उन्होंने हिंदू कैंडिडेट जिताया ही नहीं साहब। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप क्या ही उम्मीद करते हैं। बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 सीटें लड़के 41 सीट जीती, यानी उनके जो सफलता रेट है वो 80% है। और कांग्रेस ने 31 सीटें लड़के 6 सीटें जीती, यानी उनकी असफलता का रेट 80% है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सक्सेस रेट 80% है, कांग्रेस का फेलियर रेट 80% है। और इसके साथ अब देखिए केवल मुस्लिम वोटों के भरोसे आप लड़ रहे थे, अब हाल क्या हो गया आपका कि सब चढ़ गए आपके ऊपर। पहले ही आपको उमर अब्दुल्ला डपट रहा था कि तुम कश्मीर में क्या कर रहे हो, जम्मू में जाओ। पर आपने देखा जम्मू में इनको कुछ मिला नहीं, जो जीते सब कश्मीर में ही जीते, इसलिए कश्मीर में राहुल गांधी जा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव की गणना खत्म होते होते अरविंद केजरीवाल का बयान आ गया। उन्होंने कहा ऐसे ही कि भाई देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। आप ज्यादा, खैर ये मानता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता केजरीवाल को। केजरीवाल जब कहते हैं वो जीत रहे हो, झूठ बोल रहे होते हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस, वो साफ झूठ बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को निशाना लगा, कहा कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए।
कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब समझ में आ गया है कि दिल्ली चुनाव उनसे अकेले नहीं निकलेगा। तो ऐसे में वो पहली बार कांग्रेस का हाथ पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का हाथ भी पकड़ना चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस को उसकी औकात में रखें। तो वो एकदम से चढ़ गए हैं कांग्रेस पे कि साहब अपनी आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। सिर्फ केजरीवाल ने नहीं किया, शिवसेना का भी यही बयान आ गया कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। तो क्योंकि उनको आपको महाराष्ट्र में आपके साथ समझौता करना है, उन्होंने भी आपको अभी से डपटना शुरू कर दिया और अभी इनको झटका लगेगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव से पहले ही आपकी बात उपचुनाव के लिए नहीं बन रही है 10 सीट के लिए, वहां भी वो कहते हैं तुम्हारी क्या औकात है यार, देख लिया यार, तो यार तुम किस भरोसे आए। राहुल गांधी मतलब कांग्रेस बहुत दिक्कत, राहुल गांधी कभी कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी तो अपना बढ़िया प्लेन पकड़ के राहुल और प्रियंका चले गए छुट्टी मनाने। उनको मालूम है कि नतीजा कुछ भी निकले, उनके नेतृत्व पे कांग्रेस की तरफ से कोई चुनौती नहीं आनी है। और जिस तरह की कांग्रेस में गुलामी का कल्चर है, उन्हें कोई सवेरे सवेरे मैं देख रहा था जब पोस्टल बैलेट खोल रहे थे, हुड्डा साहब कह रहे थे सोनिया जी की जीत है, राहुल जी की जीत है, प्रियंका जी की जीत है। तो वो अब जो हार गए हैं तो बताएं किसकी हार है। तो आप केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, केजरीवाल का एक विजुअल सुनवाता हूं आपको, ऑडियो सुनवा देता हूं, और ये क्या कह रहे थे हरियाणा में, जरा सुनिए। जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। केजरीवाल ने पहले भी कहा था वो लोकसभा चुनाव में कि अगर जनता चाहती कि मैं जेल में ना रहूं तो मुझे वोट दे। जनता ने उनको वोट ना दे के साबित कर दिया कि वो चाहती है आप जेल में ही रहें। ऐसा नहीं साहब, देखिए जो मुस्लिम पोलराइजेशन की आप बात कर रहे थे धीरे धीरे बड़ा क्लियर हो रहा है। और बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री वो जाके हमेशा कहते हैं युद्ध करें, बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, लेकिन जो उनके मुख्यमंत्री हैं, बहुत ध्यान से देखें, मोदी कुछ भी कहे लेकिन उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्रियों को छोड़ रखा है, बड़ा स्ट्रेटेजिकली छोड़ रखा है कि यार मैं कुछ कहूं तुम लोग अपनी अपनी बात करो। तो हेमंत बिस्वा शर्मा की जुबान आपने सुन ली है, मोहन यादव की जुबान आपने सुन ली है, योगी का आज आपने बयान सुन लिया है। और 9 नवंबर जो कि उत्तराखंड स्थापना दिवस है, 9 नवंबर को आज घोषणा हो गई है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यानी कि आप देखेंगे नवंबर दिसंबर के आसपास कि यूसीसी भी लागू हो रहा है, उधर वक्फ बिल भी आ रहा है। तो अब एक तरह से आप मान के चले कि अब ये एक खुली लड़ाई शुरू हो गई है। धर्म युद्ध की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, धर्म युद्ध शुरू हो गया है। और हिंदू राष्ट्र के लिए भी कहीं ना कहीं एक दिशा पकड़ रहे हैं अब इस समय। देखिए भाईचारा युद्ध तो हो ही रहा था, यहाँ एक भाई था एक चारा था। एक अच्छी बात है कि युद्ध अब भाईचारा युद्ध न होकर धर्म पे आधारित हो गया और धर्म युद्ध हो गया है। और योगी आदित्यनाथ ने तो भाई बड़ा खुल के कह दिया कि अगर आप अहिंसा परमो धर्मा कहते हैं तो धर्म हिंसा तथा चाबी कहता है, पूरा श्लोक सुनाइए साहब आप। तो उन्होंने बहुत खुल के, मतलब मुझे बड़ा शानदार उनका बयान लगा ऊपर से। अभी आप चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में एक बात और कही थी जिसको मैं बाद के लिए बचा करके रखा हुआ हूं। उन्होंने कहा था कि साहब ये अब परजीवी बन गई है कांग्रेस, जहां जहां ये दूसरों के कंधों पर सवार रहती है वहां इसको कुछ हासिल हो जाता है, जहां इसका सीधे हमसे मुकाबला होता है वहां वही होता है जो अभी हरियाणा में हुआ है। उन्होंने तो एक और बड़ी बात कही है साहब, उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं तो 6 दशक से ये सत्ता से बाहर है, कहीं 5 दशक से, कहीं 4 दशक से, कहीं 20-20, 25-25 साल से किसी राज्य में इसकी वापसी नहीं हुई और कई राज्यों ने तो इसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लटका दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, मध्य प्रदेश और गुजरात में 2 दशक से हमारी सरकारें हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार हमारी सरकारें हैं और अब हरियाणा जैसे स्टेट में तीसरी बार हमारी सरकार है। और कांग्रेस लास्टली 2011 में असम में वापसी की थी। उसके बाद से हर 5 साल में जहां ये सत्ता में होती है पब्लिक इनको बाहर निकाल देती है। और उन्होंने कहा कि कुशासन से, कांग्रेस के कुशासन से हम मुक्ति दिला रहे हैं, इस पर जनता की
मोहर लगती हुई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा वक्तव्य है कुल मिलाकर के कांग्रेस की एरोगेंस पर, कुशासन पर। और अगर जनता वापस आपको नहीं चुन रही है तो यही अपने आप में आपके ऊपर बहुत बड़ा एक हस्ताक्षर भी है और प्रश्न चिन्ह भी है। ये हकीकत है कि कांग्रेस कहीं भी अपने बूते चुनाव नहीं लड़ पा रही है, और जहां दो एक स्टेट कर्नाटक वगैरह में लड़ भी रही है तो रीजनल नेताओं के जरिए लड़ रही है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि राहुल गांधी कोई ऐसे, हरियाणा में देख ले, हुड्डा उनकी बात ही नहीं सुनता था, बात ही नहीं सुनता था। तो हरियाणा मतलब हुड्डा था। बहरहाल अलबत्ता जीत जाती तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की जीत हो जाती। कांग्रेस का तो ये हाल है। भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि लोग इनको निकाल रहे हैं अपने स्टेट से, नो एंट्री का बोर्ड। वायनाड जहां से राहुल गांधी जीतते और जहां प्रियंका गांधी लड़ने जा रही है, वायनाड की उस सीट पे वामपंथी दल कह चुके हैं राहुल गांधी से कि केरल छोड़ो, और वायनाड की उस सीट को छोड़ने के लिए मुस्लिम लीग इन पे दबाव डाल रही है कि साहब उसे 50% मुसलमान है, आप क्या कर रहे हैं, हटिए वहां से, वो हमारी सीट है। तो ये तो हाल है। कल तक जो आपके साथ ममता बनर्जी ने आपका बाजा बजा दिया। जब वो ममता बनर्जी की जीत को राहुल गांधी सेलिब्रेट कर रहे थे तो वो भारतीय जनता पार्टी, वो सॉरी कांग्रेस के जो रीजनल लीडर थे बंगाल के, क्या भाई इनको क्या हो गया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा क्या हो गया साहब, हम जीरो पे आ गए, हम विधानसभा में भी जीरो, हम लोकसभा में भी जीरो। लेकिन राहुल गांधी खुश है। राहुल गांधी इसलिए खुश हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार इतना ज्यादा डर गया है, उसको लग रहा है कि साहब अगर मोदी रहे तो साहब हमारा जेल जाना पक्का हो जाएगा। और इसके चलते वो उस केजरीवाल को भी डिफेंड करते हैं, जो केजरीवाल किसी जमाने में कहता था कि सोनिया गांधी को घसीट के थाने में ले जाके 3rd डिग्री दो, सब बता देंगी, सब बता देंगी। तो आप मतलब सोचे ना, वो तो उस केजरीवाल के साथ उनको इस समय अपनी रक्षा करनी है। मैं बार बार कह रहा हूं ओंकार सर, आपके सर फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं कि 2029 तक राहुल गांधी आपको कांग्रेस को लीड करते नजर नहीं आएंगे। इसके कई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे राहुल गांधी काफी दिक्कत में नजर आ रहे हैं। और अनुपम जी, लास्ट में मैं इस पर भी टिप्पणी चाहूंगा। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्रूरता हुई है, जिस तरीके से ये हम इजराइल, लेबनान, इजराइल, हमास, इजराइल, आपका ईरान कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने हिमाचल में संजौली, शिमला में हिंदुओं को सड़कों पर उतरते देखा, मंडी में देखा, बिलासपुर में देखा, सूरत में सैयदपुरा में जब एक अटैक हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी गणेश जी की प्रतिमा पर, उसके बाद 10,000 हिंदू सड़कों पर उतर गए थे और रातों रात गुजरात सरकार को उन सारे पत्थरबाजों को अरेस्ट करना पड़ा। जो उनके हिमायती आए थे उनको अरेस्ट करना पड़ा। सिलीगुड़ी में हमने देखा है कि हिंदू सड़कों पर उतर आए थे। ये जो 240 पर अटक गई थी भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं रिग्रेट है एक हिंदुओं के अंतर्मन में। और जिस तरह की एरोगेंसी हमें दिखाई पड़ी है, राहुल गांधी की भी, मुस्लिम्स की भी, अभी डासना वाला प्रकरण, सहारनपुर में पत्थरबाजी, मेरठ में सड़कों पर उतर आए, लखनऊ में उतर आए, नसरुल्ला की मौत के बाद जिस तरह के रिएक्शन हमें देखने को मिले, गाजियाबाद में जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किए, तो एक हिंदुओं में भी रिएक्शन हमें दिखाई दे रहा है। और वो हरियाणा में भी हमें इस मतदान के जरिए और कांग्रेस के रिजेक्शन के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार चुनने के रूप में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साहब, मुझे लगता है वो बातें जो खुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कह पाते क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पूरे देश दुनिया का भ्रमण करना है, उन बातों को कांग्रेसी और विपक्ष अपनी तरह से साबित कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक शब्द ना कहने वाले राहुल गांधी गोवा में ईसाइयों के लिए जैसे टूट पड़े, जिस तरह का उनका ट्वीट और बयान आया, एकदम एकदम हमला बोल दिया उन्होंने। आप जिस तरह ममन खान का जो बयान आया कि साहब हम जीत जाएंगे तो हिंदुओं को पलायन करा देंगे, आपको क्या लगता है इस बयान का क्या असर होगा? कैसे नहीं असर होगा? 100% असर होगा। जाट लैंड में भी अगर भाजपा 2 सीट बढ़ा ले रही तो आप समझिए ना कहीं उसका असर आ रहा है आपको। तो ये इन लोग इतना ज्यादा कमिटेड हैं अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, इतना ज्यादा जिहादी हो चुकी है ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी कि साहब जो काम भाजपा नहीं कर पाती वो काम कांग्रेस ही कर डालते हैं। और अंत में मैं निवेदन करूंगा, घूमता आईना जरूर देखिए अनुपम मिश्रा जी का चैनल और उसको सब्सक्राइब भी करिए।
अनुपम जी Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। नमस्कार।